Discuss about the audiometry in brief only and not in the diagrams and any other else. So it is a key diagnostic tool used to assess the hearing ability. Person कितना अच्छे से सुन पा रहा है and identify the hearing loss, the type of hearing loss, whether it is conductive hearing loss or sensory neural hearing loss. So it measures an individual's ability to hear sounds. कोई भी जो पेशेंट्स है या जो नॉर्मल आदमी है वो साउंड को कैसा सुन सकता है, वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज, वेरियस फ्रीक्वेंसीज के साउंड को अच्छे से सुन सकता है कि नहीं, एंड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी are two different things. So here is the systemic approach to interpret the audiometry results. So the key components of audiogram, the one is frequency and the another one is intensity. So frequency of the sounds, it represents the pitch of the sound. जैसे लड़कियों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, सो इट इज नोन एज हाई पिच साउंड. एंड अगर कोई मेल है उसकी आवाज़ मोटी होती है तो इट इज नोन एज लो पिच साउंड, है ना. सो when we test audiometry, so the frequency ranges from 2250 hertz to 8000 hertz. जो भी हम आवाज़ हम पेशेंट को सुनाते हैं या जो ऑडियोमेट्री सुनाता है वो 250 हर्ट्ज से लेके 8000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुनाता है. एंड द सेकेंड वन इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस, जैसे जो वॉल्यूम होता है ना, हम जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं स्पीकर का, सो दैट इज द इंटेंसिटी. तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. जो यूनिट है लाउडनेस को मेजर करने की वो है डेसिबल्स. जैसे 0 डेसिबल है तो फिर रिप्रेजेंट्स द सॉफ्टेस्ट साउंड अ पर्सन विथ नॉर्मल हियरिंग कैन हियर. 0 डेसिबल का मतलब ये नहीं है कि 0 डेसिबल का साउंड किसी को सुनाई नहीं देगा. 0 डेसिबल मतलब इट इज द सॉफ्टेस्ट साउंड अ पर्सन विथ नॉर्मल हियरिंग कैन हियर, विथ हायर डेसिबल्स इंडिकेटिंग लाउडर साउंड. अब अगर कोई ज़्यादा डेसिबल सुन रहा है तो फिर वो उसकी हियरिंग जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ गई है, हम ऐसा मानेंगे, है ना. सो ऑडियोग्राम होता है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी एंड इन द वाई एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, है ना. से आवाज़ आ रही है और जो आवाज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जा रहा है उस पाथवे में प्रॉब्लम है ना. तो इट कैन बी इन द आउटर ईयर, मिडिल ईयर, है ना. जैसे कि ईयर वैक्स बिल्डअप हो गया है, या तो ओटाइटिस मीडिया है, बहुत ज़्यादा पस डेवलप हो गया है, या तो ओटोस्क्लेरोसिस है. ओटोस्क्लेरोसिस में स्क्लेरोज्ड हो जाते हैं, है ना. तो बिकॉज ऑफ द स्क्लेरोसिस इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मूवमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है. तो ऑडियोग्राम फीचर्स में क्या होता है, वो एयर कंडक्शन बताता है एंड बोन कंडक्शन बताता है ना. तो जो आवाज़ है, दो रास्ते हैं इनर ईयर तक जाने के. एक थ्रू एयर कंडक्शन, है ना. एयर कंडक्शन से क्या होता है कि आवाज़ आएगी, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, तीनों के तीनों वाइब्रेट होंगे. और जो स्टेपीज बोन है वो इनर ईयर से कनेक्टेड रहता है और उसके वाइब्रेशन से जो एंडोलिम्फ है वो हिलता है. तो उसमें सिलियरी सेल्स होते हैं, वो हिलते हैं तो वो असेस करते हैं साउंड को. एंड द सेकेंड वन इज बोन कंडक्शन, यानी कि ये साउंड जो है बोन के वाइब्रेशन से पेशेंट असेस करता है. ठीक है. तो अगर एयर बोन गैप है, नॉर्मली जो एयर कंडक्शन है बोन कंडक्शन से अच्छा होता है. अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब कि मोर देन 10 डेसिबल अगर डिफरेंस है ना, तो फिर हम, या मोर देन 20 डेसिबल का अगर डिफरेंस है तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना. देन सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. मतलब जो आवाज़ जो बाहर से आ रही है, जो वाइब्रेशन आ रहा है वो इनर ईयर तक जा तो रहा है, लेकिन इनर ईयर से ब्रेन तक प्रॉब्लम है सेंसेस को जाने में, यानी कि ये न्यूरोनल प्रॉब्लम है ना. तो जैसे कि ऑडिटरी नर्व है उसमें अगर प्रॉब्लम हो गया है ना, या बहुत ज़्यादा नॉइज एक्सपोजर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीजे में या हाई वॉल्यूम ईयर प्लग लगा के सुनते हैं, उस केस में, या तो फिर एज रिलेटेड होता है, या तो ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो ऑटोटॉक्सिक होती है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस फील होता है पेशेंट को, है ना. दवाई बंद करने से हियरिंग लॉस बंद हो जाते हैं. समटाइम्स द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. तो फिर ऑडियोग्राम फीचर्स में क्या होते हैं, बोथ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड, है ना, आर एलिवेटेड एंड देयर इज नो एयरबॉर्न गैप. तो नॉर्मल जो ऑडियोग्राम होता है उसमें एयरबॉर्न गैप नहीं होना चाहिए. एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन दोनों बराबर होने चाहिए, है ना. अगर एयर कंडक्शन 10 डेसिबल से ज़्यादा है तो फिर हम पेशेंट को ईएनटी
कंसल्टेशन के लिए रेफर करेंगे। फिर थर्ड केस में क्या होता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मतलब कंबाइंड एयर कंडक्शन में भी प्रॉब्लम होता है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन में भी प्रॉब्लम होता है अलॉन्ग विद द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, है ना। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, जैसे अब हियरिंग लॉस में हम फिर से आते हैं शुरू से, जैसे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होगा, हाँ, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किस केस में होता है, जैसे ईयर वैक्स बिल्डअप हो गया, ओटाइटिस मीडिया है या तो ओटोस्क्लेरोसिस का केस है, तो फिर बोन कंडक्शन तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो एयर कंडक्शन है उसमें प्रॉब्लम रहेगी, है ना। तो एयरबॉर्न गैप जो है 10 डेसिबल से ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल पेशेंट्स में एयरबोर्न गैप नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में गैप मोर देन 10 डेसिबल है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस बोलेंगे, ठीक है। द सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब प्रॉब्लम्स इन द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। अगर एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का जो इंटेंसिटी वो हमको बढ़ा मिलेगा। ये कब हमको मिलता है, इन केस ऑफ नॉइस एक्सपोजर, एजिंग, ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस एंड अदर थिंग्स में मिलता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हमको ऑडियोग्राम में क्या क्या मिलेगा, बोथ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड दोनों एलिवेटेड मिलेंगे, है ना। एंड एयरबॉर्न गैप नहीं रहेगा। अगर एयरबोर्न गैप है तो फिर वो क्या हो गया, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है। अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो फिर पेशेंट के नर्व में प्रॉब्लम है ना, मतलब कान में जो हवा से जो नॉइज या आवाज आ रहा है वो भी सुनाई नहीं देगा, और बोन वाइब्रेशन से जो हियरिंग लॉस है तो एयर कंडक्शन एंड बोथ कंडक्शन का थ्रेशोल्ड्स दोनों एलिवेटेड रहेगा, बट देयर इज अ परसिस्टेंट एयरबोन गैप रहेगा, ठीक है। मतलब एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन में एक गैप जरूर रहेगा, ठीक है। अब हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, जो नॉर्मल हियरिंग रेंज है उसकी जो इंटेंसिटी होती है 0 to 20 डेसिबल्स होता है अक्रॉस ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मतलब 250 से 81 से 40 डेसिबल का गैप रहेगा, है ना। मे हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग सॉफ्ट स्पीच और इन नॉइजी इन्वायरमेंट्स। ऐसा पेशेंट बोलेगा जब कोई फुसफुसाता है या बहुत ज़्यादा हल्ला होते रहता है तो मेरे को डॉक्टर साहब आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मॉडरेट हियरिंग लॉस के केस में 41 to 55 डेसिबल का गैप रहेगा, है ना। तो पेशेंट आएगा बोलेगा डिफिकल्टी इन हियरिंग नॉर्मल कन्वर्जेशन, मतलब मैं ऊंचा सुनता हूँ, जब कोई पेशेंट नॉर्मली बात करता है तो उसको मैं नहीं सुन पाता, ठीक है। या स्पेशली अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं नहीं सुन पाता, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज मॉडरेटली सीवियर। मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, जब डिफेक्ट रहेगा 56 to 70 डेसिबल का, है ना। तो फिर स्पीच हैज़ टू बी लाउड टू बी अंडरस्टूड। ऐसा पेशेंट सिर्फ जब जोर से बोलेंगे तभी उसको सुनाई देगा, है ना। एंड रिक्वायर्स असिस्टेंस। ऐसे पेशेंट को हम हियरिंग एड जो मशीन्स वगैरह है वो हम देते हैं। एंड सीवियर हियरिंग लॉस, अगर पेशेंट 71 to 90 डेसिबल तक का भी साउंड नहीं सुन पा रहा है ना, तो फिर हम इसको बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ सीवियर हियरिंग लॉस। ओनली वेरी लाउड स्पीच और साउंड्स आर हर्ड, मतलब कुछ कुछ ही आवाज़ें इसको सुनाई देगी या बहुत जोर से बोलेंगे तब। फिर क्या हो गया, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। अगर इफ द हियरिंग थ्रेशोल्ड इज मोर देन 90 डेसिबल तो इस केस को हम बोलेंगे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, है ना। कैन ओनली हियर वेरी लाउड साउंड, जैसे कि एयरप्लेन बगल से गया तब उसको सुनाई देगा, या सायरन सुनाई देगा, या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है तभी सुनाई देगा। तो ऐसे पेशेंट को हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए रिफ़र करते हैं या अदर इंटरवेंशंस के लिए रिफ़र करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल टेस्ट है ना, रिजल्ट्स इन ऑडियोमेट्री तो कैसे करेंगे, द फर्स्ट इज स्पीच ऑडियोमेट्री, ठीक है। स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, द सॉफ्टेस्ट लेवल एट विच द पेशेंट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिपीट बैक 50% ऑफ स्पोकन वर्ड्स, है ना। जैसे जो भी हम पेशेंट को बात बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेसिबल पे, और देखेंगे कि वो आधे से ज़्यादा बात या आधे से ज़्यादा वर्ड कितने डेसिबल तक बोल पा रहा है ना। नॉर्मल जो स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम जैसे देखेंगे जो हम बोलते हैं वो 500, 1000 एंड 2000 हर्ट्स, जो हमारा जो है ना स्पीच जो हम पेशेंट को सुनाते हैं वो 500, 1000 एंड 2000 हर्ट्स का होता है। फिर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर हम निकालते हैं, मेजर्स द क्लैरिटी ऑफ स्पीच अंडरस्टैंडिंग एट अ कंफर्टेबल लाउडनेस लेवल यूजुअली रिपोर्टेड एज परसेंटेज। मतलब स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर मतलब क्या होगा, नॉर्मली 90 to 100% जो है
वो पेशेंट समझ जाएगा, है ना। अगर मान लो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है पेशेंट को, है ना, तो फिर वो जितना ज़्यादा लॉस है उसके अकॉर्डिंगली उतना उसको कम समझ में आएगा, ठीक है। अगर 90 to 100% आ रहा है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, देन इट इज़ नॉर्मल। अब अगर वो 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, मतलब हमने जितनी बातें की उसमें से आधा ही समझ रहा है, उससे कम समझ रहा है, तो फिर उस, है ना, हम बोलेंगे कि द पेशेंट इज फीलिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। ये कहाँ पे मिलता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में मिलता है, ठीक है। द नेक्स्ट टेस्ट इज टिम्पेनोमेट्री। टिम्पेनोमेट्री क्या करता है ना, कंडीशन ऑफ द मिडिल ईयर एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मोबिलिटी, मतलब ईयर ड्रम की जो मोबिलिटी है अच्छे से मोबाइल है कि नहीं, उसको असेसमेंट करता है। तो फिर नॉर्मल टिम्पेनोग्राम में क्या होगा? अगर टिम्पेनोग्राम नॉर्मल है तो फिर वी विल से कि मिडिल ईयर का फंक्शन नॉर्मल है, मतलब मैलियस इंकस स्टेपिस जो बोन है वो प्रॉपरली, जो उनको मैसेज या जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको प्रॉपरली इनर ईयर तक पहुंचा रहे हैं। टाइप बी टिम्पेनोग्राम मतलब क्या होता है? फ्लैट ट्रेसिंग रहता है सजेस्टिव ऑफ फ्लूड इन द मिडिल ईयर और परफोरेटेड ईयर ड्रम। अगर ईयर ड्रम परफोरेटेड है या तो फिर मिडिल ईयर में फ्लूड है, तो फिर जो बोन्स हैं, जो ईयर ऑसिकल्स हैं, वो अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर पाते, तो अच्छे से साउंड को अंदर तक नहीं ले जा पाते। एंड द थर्ड वन इज टाइप सी टिम्पेनोग्राम, इंडिकेट्स नेगेटिव मिडिल ईयर प्रेशर ऑफन सीन इन यू स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। तो जैसे यू स्टेशन ट्यूब है, इसका फंक्शन क्या होता है? मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो एयर प्रेशर है उसको नॉर्मल रखना। जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया या ड्यू टू सम रीजन उसका यू स्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो फिर नेगेटिव मिडिल ईयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगला टेस्ट है अकाउस्टिक रिफ्लेक्स टेस्टिंग। तो अकाउस्टिक रिफ्लेक्स टेस्टिंग में क्या होता है? दिस टेस्ट इवेल्युएट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिडिल ईयर मसल्स इन रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड। स्टेपिडस एक मसल होता है जो कि स्टेपिस से अटैच्ड होता है। तो जैसे हम कोई भी साउंड को हम जैसे सुनते हैं बहुत देर तक डीजे, तो शुरू में हमको बहुत ज़्यादा नॉइजी लगता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम उस नॉइज़ के आदी हो जाते हैं। क्यों आदी हो जाते हैं? क्योंकि स्टेपिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो शुरू में जो लाउड साउंड लग रहा था, जो बहुत ज़्यादा अंदर इनर ईयर में जो मैसेज जा रहा था ड्यू टू हाई वाइब्रेशन, अब मसल्स स्ट्रांग हो गया तो वाइब्रेशन उतने हाई नहीं रह पाते, तो लाउड साउंड भी हमको उतना ज़्यादा असेस नहीं कर पाता, है ना। अगर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट है ना, कैन सजेस्ट मिडिल ईयर पैथोलॉजी। अब अगर ये रिफ्लेक्स नहीं है, मतलब स्टेपिडस मसल कहाँ रहता है? मिडिल ईयर में रहता है ना, तो स्टेपिडस मसल मिडिल ईयर पैथोलॉजी को सजेस्ट कर सकता है। दूसरा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ऑब्वियस सी बात है, नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है ना, या तो अगर डैमेज हो गया या नर्व का कैंसर हो गया है, कौन से नर्व कैंसर हो गया है, कौन से नर्व का? ऑडिटरी नर्व का, है ना। तो फिर ये रिफ्लेक्स हमको असेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नर्व अगर काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि स्टेपिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना, ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हियरिंग लॉस कैसे होता है? फ्लैट हियरिंग लॉस। फ्लैट हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है? सारी फ्रीक्वेंसीज उसको सुनाई नहीं दे रही है या कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। स्लोपिंग हियरिंग लॉस। स्लोपिंग हियरिंग लॉस मतलब हियरिंग एबिलिटी एट हायर फ्रीक्वेंसीज। लोअर फ्रीक्वेंसी जो 250-500 के पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 4000, 6000 या 8000 की फ्रीक्वेंसी पेशेंट को सुनाई दे रही है, ये किस में होता है? कॉमन इन द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, ठीक है। फिर राइजिंग। राइजिंग मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, बेटर हियरिंग एट हाई फ्रीक्वेंसीज, पुअरर एट, सॉरी स्लोपिंग में क्या होता है, मैं उल्टा बता दिया। स्लोपिंग में क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द हियरिंग एबिलिटी एट द हायर फ्रीक्वेंसीज, मतलब उसको मोटी आवाज़ें बहुत अच्छे से सुनाई देगी, लेकिन जो आगे की आवाज़ें हैं, जो पतली आवाज़ें, वो उसको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। राइजिंग का मतलब क्या होता है? बेटर हियरिंग एट हायर फ्रीक्वेंसीज, मतलब हाई पिच साउंड जो है उसको अच्छे से सुनाई देगी, और जो मोटी आवाज़ें, जो बेस है, उसको कम सुनाई देगा। एंड नॉच्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियंस जो होते हैं या जो ऑक्यूपेशनल सेटअप में काम करते हैं, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन हियरिंग एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज, है ना। तो लगातार सुनाई दे रहा है, अचानक से ड्रॉप आएगा और फिर से सुनाई देगा। जनरली ये जो नॉच होता है ये 4000 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। फिर कुकी बाइट होता है, मतलब मिड फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस, ठीक है। अब बचपन से ही कुछ लोग होते हैं जिनको जैसे जेनेटिक कॉजेज हो गया या कुछ सिंड्रोम वगैरह हो गया, तो उसमें जो लो पिच के जो साउंड्स है वो अच्छे से सुनाई देते हैं, हाई पिच के साउंड अच्छे से सुनाई देते हैं, जो बीच का जो साउंड है वो अच्छे से सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो हाउ टू इंटरप्रीट, तो इंटरप्रिटेशन के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप देखो एयर कंडक्शन कैसा है, ठीक है।
आइडेंटिफाई द हियरिंग लॉस एट ईच फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी में कितना लॉस है, 10 डेसिबल 20 डेसिबल जो भी है। फिर चेक द बोन कंडक्शन, अब अगर बोन एयर कंडक्शन में लॉस है तो बोन कंडक्शन को देखो, अगर बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन बाई 10 डेसिबल और मोर, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है, कंडक्टिव कंपोनेंट हो सकता है। अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, अगर एयर कंडक्शन से ज़्यादा खराब है बोन कंडक्शन, मतलब अगर 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मान लो 10 डेसिबल में सुनाई दे रही है और वही बोन कंडक्शन में 20 डेसिबल में सुनाई दे रहा है या उससे ज़्यादा में, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हाँ 10 डेसिबल और मोर अगर है तो फिर हम बोलेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि ईयर वैक्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर के प्रॉब्लम में होता है। फिर एग्जामिन द एयर बोन गैप, तो एयर बोन गैप में क्या होगा, अगर मोर देन 10 डेसिबल है सजेस्ट ऑफ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मिक्स्ड भी हो सकता है। फिर कोरिलेट विद द स्पीच ऑडियोमेट्री, तो अगर बीप सुनाई नहीं दे रहा है तो स्पीच ऑडियोमेट्री से करेंगे, पुअर डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉइंट टुवर्ड द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब बीप तो सुनाई दे दिया लेकिन पेशेंट अगर वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर ऑडियोग्राम फाइंडिंग्स के जो एग्जांपल हैं, नॉर्मल हियरिंग हम कब बोलेंगे, जब एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड जो दोनों है वो 0 to 20 डेसिबल के अंदर है, ठीक, अक्रॉस ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड नो एयरबोन गैप इज देयर। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, जब एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है, कंडक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है, मतलब बोन में तो उसको सुनाई दे रहा है बट एयर कंडक्शन से पेशेंट सुन नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, जब बोथ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स आर एलिवेटेड, दोनों नीचे हैं और दोनों एक लाइन में नहीं है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन भी ऊपर नीचे है। तो मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑडियोमेट्री में क्या होगा, अगर मॉडरेट टू सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, सो वी कैन सजेस्ट हियरिंग एड्स टू द पेशेंट। कॉक्लियर इम्प्लांट हम कर सकते हैं अगर इफ देयर इज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, है ना, और हियरिंग एड देने के बाद भी द पेशेंट इज नॉट एबल टू हियर, तो फिर हम उसको कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए सजेशन देंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो क्यों हो सकता है, अगर ईयर वैक्स की वजह से तो रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स करेंगे, अगर इन्फेक्शन की वजह से तो हम एंटीबायोटिक देंगे, या तो फिर सर्जिकल करेक्शन करेंगे, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, या मेलियस इनकस स्टेपीज जो ऑसिकुलर चेन बनाते हैं उसमें अगर प्रॉब्लम है तो वी विल डू ऑसिकुलर चेन रिकंस्ट्रक्शन। तो समरी क्या हो गया, हाँ, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयरबोन गैप, ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व्स द आउटर और मिडिल ईयर। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, नो एयरबोन गैप इज देयर, बोथ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स आर एलिवेटेड। एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस कब बोलेंगे, जब देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑडियोग्राम configuration can provide clues about the type and cause of hearing loss, whether it is noise induced or age related. The systematic approach allows for a thorough and accurate interpretation of audiometric results to determine the type, severity, and possible causes of hearing loss. Thank you.